केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह बेंगलुरु में सौहार्दा कोऑपरेटिव का भी करेंगे दौरा। अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शेननबर्ग से करेंगे मुलाकात। बीते 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। जुर्माने के साथ बीते वित्त वर्ष का आईटीआर भरने का आज अंतिम दिन। 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर तय किया गया था जुर्माना। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई। हालांकि पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में नववर्ष में शीतलहर के फिर लौटने की आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। बातचीत में दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। और साल 2022 का आज अंतिम दिन। खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है 2022। वही नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से चल रही है तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आतिल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास और आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में सौहार्दा सहकारी संघ का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्री 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। पिछले 27 सालों में पहली बार कोई विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा कर रहा है, वो भी भारतीय। इस दौरे पर विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर से मुलाकात होगी। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शेननबर्ग से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चेक और स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ऑस्ट्रिया से पहले डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर थे। दुनिया भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर श्रद्धांजलि आ रही हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने शोक संदेश भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिल और मेरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर हार्दिक संवेदनाएं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ हैं। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी शोक संदेश भेजा है। प्रचंड ने ट्वीट कर कहा, इसके साथ ही तमाम देशों के दूतावासों नेपाल के प्रधानमंत्री ने लिखा कि दुख की इस घड़ी में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हीराबेन के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इसके साथ ही तमाम देशों के दूतावासों ने भी शोक संदेश के जरिए हीराबा को श्रद्धांजलि दी है। बात करते हैं बचत योजना को लेकर। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1%। और किसान विकास पत्र में जो ब्याज दर है उसको 7.2% वो अब होगी। तो ये 120 महीनों में जाकर ये तमाम जो बचत योजनाएं हैं वो परिपक्व होंगी। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर 6। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नोएडा के इस सिरप को बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग के एक दल ने 29 दिसंबर को नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी में निरीक्षण किया था। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी तैयारियों में जुटी हुई है। नई दिल्ली को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। बात फुटपाथ की हो, रोड डिवाइडर्स की हो या फिर फुटपाथ के बगल में जिस तरह से आपने झाड़ीदार जो पौधे लगे हुए हैं वहाँ की जो ग्रीनरी है उसे डिज़ाइनर किया जा रहा है। और यहाँ तक कि पूरे लुटियन जोन को फूलों से महकाने की कवायद चल रही है। तो एनडीएमसी एरिया में काफ़ी संख्या में ट्यूलिप फ्लावर्स को खिलते हुए देखा जा सकेगा। इसके लिए एनडीएमसी ट्यूलिप की खेप हॉलैंड से मंगवा रही है। करीब 2 लाख ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं उनके बल्ब मंगवाए गए हैं। कैसी है एनडीएमसी की ट्यूलिप फ्लावर्स को लेकर तैयारी, इसका जायजा लेते हुए खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। आइए सुनते हैं। G20 के लिए एनडीएमसी लुटियन जोन को दुल्हन की तरह सजा रही है। फूलों से महकाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। G20 वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है और इस बार देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की जो समिट होने जा रही है उसके लिए एनडीएमसी पूरी तरह से तैयार है। और आप देख रहे हैं कि इस बार हमने विशेष करके जो ट्यूलिप हैं वो उनको हमने इंपोर्ट किया है, लिलीज़ को इंपोर्ट किया है और वो पूरे शांति पथ पर पूरी तरह से लग रहे हैं। आज यहाँ इस राउंड अबाउट पर आप देखेंगे कि ये सारे ट्यूलिप की बल्ब हैं जो बल्ब नीदरलैंड से, हॉलैंड से आई हैं और हमारा स्टाफ लगातार इसमें दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है और ये तैयारी अभी इन बल्ब को 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर में हम अपने स्पेशल इसको रखते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए ही यहाँ पर ये बल्ब यहाँ पर लगाएंगे। और लगभग उसमें इतना भी ध्यान रखा जाता है जब इनको इंपोर्ट करते हैं इनको क्वारंटाइन भी किया जाता है, कहीं किसी प्रकार की कोई फंगस, कोई बीमारी तो इन बल्ब्स में नहीं है, विदेश में साथ में नहीं आई है। उस क्लियरेंस के बाद ये यहाँ अब लगने के लिए तैयार हैं और लगभग 45 डेज टू 50 डेज में इनकी ब्लूमिंग फूल की स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि पूरी एनडीएमसी एरिया जो है बहुत रंग बिरंगे तरीके से ट्यूलिप आपको सब जगह दिखाई देंगे। करीब कितने लाख ट्यूलिप को मंगाया गया है और किस तरह से आप देखेंगे? लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास बल्ब इस बार हमने मंगवाई हैं। पिछली बार लगभग 57,000 के आसपास थी, लेकिन इस बार चूँकि बजट में भी हमने स्पेशली कहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल भी होगा और लगभग दुगने से ज़्यादा क्वांटिटी, 3 गुनी क्वांटिटी इस बार हमने मंगाई है जो पूरे लुटियन जोन में एनडीएमसी में पूरी तरह से आपको येलो कलर के, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के ट्यूलिप सब जगह दिल्ली वासियों को दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो शांति पथ पर एक तरह से पूरा नीदरलैंड, हॉलैंड ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा और दिल्ली और एनडीएमसी एरिया बहुत खूबसूरत आपको दिखाई देगी। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से तैयारियां जोरों पर हैं एनडीएमसी की और हॉलैंड से खास तौर पर ट्यूलिप मंगाए गए हैं और उनको लगाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विदेशी मेहमान भारत आएंगे और खास तौर पर नई दिल्ली में एनडीएमसी एरिया से गुजरेंगे तो उन्हें एक अलग अनुभूति होगी। एनडीएमसी ने तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। करीब 2 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स यहां देखे जा सकेंगे जिसके लिए हॉलैंड से खेप भी मंगाई गई है। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ गिरीश निशाना, GD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
अंदर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर गुजरात से, जहां के नवसारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और कार की टक्कर होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। पुलिस प्रशासन के अनुसार हादसा अहमदाबाद मुंबई हाईवे के पास हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बात मौसम को लेकर, तो उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष पर शीतलहर फिर से लौटने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाएंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज ठंड की स्थिति बन सकती है, जिससे जनवरी के शुरुआत में ठंड का कहर काफी तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 4 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। तो उत्तर भारत की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 2022 के आखिरी दिन यानी कि आज शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के साथ गलन वाली सर्दी बढ़ गई है। वाराणसी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा। वहीं कानपुर में भी शीतलहर का कहर देखा गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे रखने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि नए साल में प्रदेश में पारा और गिरेगा, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और दिसंबर के मुकाबले जनवरी लोगों को ज्यादा ठिठुरने पर मजबूर करेगी। तो आम नागरिकों को अपना मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जो जरूरतें हैं उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इन योजनाओं में एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफ़ायती मूल्य में जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और अब तक करीब 9,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। कैसे इन औषधि केंद्रों से लोग लाभ उठा रहे हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। जन औषधि केंद्र पर ये भीड़ बता रही है कि लोगों में जन औषधि के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और हो भी क्यों ना, जब सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा इनको इनके घर के पास मिल रही है तो इसका लाभ क्यों ना उठाएं। हाँ, ये दवा यहाँ की बहुत सस्ती मिलती है, बाहर वाले से यहाँ बहुत सस्ती मिलती है और दवा बढ़िया है। यहाँ जो बाहर जो दवा 200 रुपये की है, यहाँ 15-20 रुपये की दवा मिल जाती है। जी, दवाई लेने आए थे, यहाँ पे सस्ती मिलती है। जनिस दिया स्टोर पे डॉक्टर के दिखाया था, मतलब बाहर से बहुत सस्ती दवाई मिलती है यहाँ पे। मैं अभी दवा लेने आया था, यहाँ डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी मुझे। मैं जन औषधि केंद्र पे आया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं, ये इनका जो रेट है, ये देखिए, मैं विटामिन सी लेने आया था। विटामिन सी की जो कॉस्ट है, यदि मैं मार्केट में जाता हूँ तो वो कम से कम 60 रुपये की है, जबकि ये मुझे जन औषधि केंद्र पर मात्र 15 रुपये में मिली है। ये पाउच मैं बाहर से अगर परचेज करता हूँ तो ये मेरे को एक पाउच ही 50 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता है 10 रुपये में। तो इसलिए हम यहाँ से काफ़ी दवाई ले जाते हैं। गाजियाबाद के इस अस्पताल में डॉक्टर भी जेनरिक दवाएं लिखते हैं। अस्पताल परिसर में ही जन औषधि की दुकान है, जहां लोग बहुत सस्ती दर पर दवाएं लेते हैं। अधिकतर दवाइयाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। जो दवा नहीं होती उसको जन औषधि केंद्र से लिखा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये केंद्र खोल के बहुत अच्छा किया है। दवाइयाँ मार्केट से बहुत कम रेट पे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, जिससे जन पब्लिक को बहुत ही सुविधा रहती है, उनकी पैसे की बचत होती है। देश भर में हर दिन 20 लाख लोग
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाई खरीदते हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1800 तरह की दवाइयां मिलती हैं। देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इस योजना का मकसद गरीबों और वंचितों की सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां मुहैया कराना है। इस योजना से न केवल सस्ती दवाइयां मिलती हैं, बल्कि स्वरोजगार भी मिलता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर गोवा से, जिसे अब चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला गया। 50 एकड़ में बना आयुर्वेद संस्थान भारत में जो चिकित्सा पर्यटन है उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेश है एक खास रिपोर्ट। गोवा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा का केंद्र बनता जा रहा है और इसमें अहम भूमिका निभाएगा गोवा में बना ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। 320 करोड़ की लागत और 50 एकड़ में बना ये संस्थान गोवा को चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 250 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में यूजी की 210 सीटें और पीजी की 56 सीटें हैं। यहाँ न केवल आयुर्वेद की पढ़ाई होगी बल्कि इलाज की भी व्यवस्था है। संस्थान में पंचकर्म सहित आईसीयू की सुविधा भी है। मरीज यहाँ ओपीडी में भी अपना इलाज करा सकेंगे। विश्व स्तरीय आयुर्वेद संस्थान खुलने से मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा आम लोग भी बेहद खुश हैं। आयुर्वेदिक में बहुत स्कोप है सर, उसमें एक जो माइक्रो लेवल हीलिंग जो है ना वो आयुर्वेदिक में है। We do lot of documentations in our PHCs wherever we are posted, in district hospitals wherever, so that we can convince the people and public more and more evidence based आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। हमने बहुत कुछ किए, बहुत पेशेंट ऐसे ऐसे ट्रीट किए जो एलोपैथिक ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने उसको ठीक किया आयुर्वेद में। लेकिन उसका डाटाबेस हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं था किसी भी तरीके से। तो डाटाबेस के लिए अब ये कि हम इसी दिशा में आगे प्रयास करें, अपना डाटाबेस इकट्ठा करें और वर्ल्ड वाइड इसको प्रेजेंट करें, तो इस तरीके से आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। Ayurveda is growing all around the world, so it's very important for everybody in the world, the globalization of the Ayurveda. So this kind of event is very, very, very important for all of us. गोवा का ये आयुर्वेद संस्थान आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को गति देगा। 30 से अधिक देशों ने आयुर्वेद को एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। गोवा सरकार ने भी नया आयुष मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। ऐसे में गोवा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि वह चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्किल हालात के बीच चीन रूस को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच पुतिन ने कहा कि वो शी जिनपिंग के अगले साल की शुरुआत में रूस आने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि रूस ने इसकी तारीख के बारे में कुछ भी नहीं कहा। खबर ब्राजील से, जहां के मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने सत्ता हस्तांतरण से पहले देश छोड़ दिया। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के पद ग्रहण के पहले बोल्सोनारो अमेरिका रवाना हो गए। हालांकि देश छोड़ने से पूर्व बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक भाषण दिया। इस भाषण में बोल्सोनारो ने समर्थकों को लूला के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बोल्सोनारो ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल ने वामपंथी विचारधारा को सत्ता से 4 साल दूर रखा। बोल्सोनारो ने अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों को अवैध बताया था, जिसके बाद बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर उतर आए और देश में कई जगह दंगे भी हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है और कुछ क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना बढ़त बना रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नए साल में यूक्रेन और मजबूत होगा ताकि खुद और पूरे यूरोपीय महाद्वीप की रक्षा की जा सके। खबर दक्षिण कोरिया से, जिसने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी जल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के तट रक्षकों ने भी कहा कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस साल उत्तर कोरिया द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल परीक्षण किए गए। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में घुस आए और ये ड्रोन राजधानी सियोल समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों में मंडराते रहे। दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई में
कई राउंड गोलियां दागी, लेकिन किसी भी ड्रोन को गिराने में सफल नहीं हुए। कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य तनाव इस साल तेजी से बढ़ा, क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले महीने ही अब तक के सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण सहित कई हथियारों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और स्पेन ने शुक्रवार को चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया। इन देशों के अलावा अमेरिका, भारत समेत कई अन्य देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए पहले से ही कोरोना वायरस की जांच कराना अनिवार्य कर रखा है। यूरोपीय संघ में ऐसा करने वाला पहला देश इटली था। वहीं इस संबंध में यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अगले हफ्ते एक बैठक कर सकते हैं। नए साल के आगमन को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर। वहीं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नए साल के स्वागत के लिए कितनी तैयार है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। पिछले वर्ष काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की वजह से लाखों की संख्या में लोगों ने साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस वर्ष पहले से भी ज्यादा की संख्या में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ लोग आएंगे। यहाँ के होटल और धर्मशालाएं अभी से फुल नजर आ रहे हैं और होटल व्यवसायी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त होटल की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से और एक जनरल माहौल बनारस में आने का मतलब बहुत टूरिस्ट, चाहे विदेशी हो चाहे अपने मुल्क के हों, वो आ रहे हैं और उसकी वजह से होटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बढ़ गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट, इसके वजह से और जो भी विकास कार्य हुए हैं, पर्यटक पहले से बहुत अधिक संख्या में बढ़े हैं और आगे भी बहुत अधिक बढ़ेंगे। और पिछली बार करीब 5 लाख दर्शनार्थी दर्शन किए थे नए साल पे। इस बार भी उम्मीद है कि उससे बढ़ चढ़ के ही दर्शनार्थी दर्शन करेंगे और रहेंगे। होटल मालिकों का कहना है कि काशी विश्वनाथ धाम के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसका लाभ छोटे बड़े सभी पर्यटन से जुड़े लोगों को मिल रहा है। वहीं पर्यटक भी काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखकर अभिभूत है और यहाँ के सुविधा सुरक्षा से बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। हमें इतना यूपी के लिए हमको इतना क्रेज था कि कब ये इतना सब बनारस के बारे में सुन के कि बनारस बहुत अच्छा बना दिया है, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन बहुत इजी हो गए हैं, मंदिर बहुत बड़ा बनाया है। तो हम लोगों को भी एक्साइटमेंट हुआ। हम लोग ने इस छुट्टी में जो नाताल की ठंड, न्यू ईयर मनाने के लिए हम स्पेशली हम लोग आए हैं इधर यहाँ पर। मैं बनारस न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मम्मी और मौसी के साथ एक ऑल गर्ल्स ट्रिप पे आई हूँ। तो सभी कोई न्यू ईयर्स मनाने के लिए मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, बट हमने सोचा कि नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा ये करेंगे, तो इसके लिए हम बनारस आए हैं। वाराणसी धार्मिक प्राचीन नगरी रही है, लेकिन यहाँ पर अब हुए विकास कार्य उसके पर्यटन को जहाँ 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ा रहे हैं। पर्यटक खुद बोलें कि सुरक्षा और सुविधा जिस शहर में मौजूद है तो पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, और यहाँ पर भी भारी संख्या आ रही है पर्यटकों की नए साल पर। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। बात करते हैं वैष्णो देवी की। साल के अंतिम दिन श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल के आगमन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं ने कहा है कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए खुशियां लेकर आए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।